भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। साथ ही साथ मैं बड़ी माला से स्वागत करने के लिए मंचासीन सारे हमारे सभी अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का एक महामाला के साथ स्वागत करें। आप सभी लोगों से आग्रह की कर्तव्य ध्वनियों के साथ आप भी उनका स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जगत प्रकाश नड्डा जी जिंदाबाद, जगत प्रकाश नड्डा जी जिंदाबाद, भारत माता की। मित्रों, चूंकि समय का अभाव है, हम स्वागत सब करना चाहते हैं और इससे मैं स्वागत की कड़ी को यही विराम देता हूं। आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि एक बार कर्तव्य ध्वनि के साथ आप सभी लोग स्वागत करें। साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं जो विशेष रूप से इस देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, एमएसपी बढ़ाई है और जिसके कारण आज पूरे हिंदुस्तान के किसानों को ऐतिहासिक मूल्य प्राप्त हो रहा है और इस एमएसपी बढ़ाए जाने के लिए मैं स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आदरणीय नारायण चंदेल जी से आग्रह करूंगा हाल और ठुमरी के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें कि किसानों का जो समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश आपका स्वागत अभिनंदन करती है। साथ ही मित्रों, आज के इस कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी, धर्मलाल कौशिक जी, अमर अग्रवाल जी, श्री पुन्नूलाल मोहले जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांडी जी, रजनीश सिंह जी, रामदेव कुमावत जी, हर्षिता पांडे जी, इन सभी से आग्रह करूंगा कि जैत खान जो एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो तमाम प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर करने का संदेश देता जैत खान गुरु बाबा घासीदास जी का पेड़ा का शोक और जिसका प्रतीक चिन्ह जो है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे शहरी नेतागण प्रदान कर रहे हैं। मित्रों, स्वागत और स्मृति चिन्ह के पश्चात मैं बिना किसी देर के आज के इस जनसभा के स्वागत भाषण के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन में लगातार छत्तीसगढ़ में अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम हम संपन्न कर रहे हैं, ऐसे यशस्वी अध्यक्ष बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के जनप्रिय सांसद आदरणीय अरुण साव जी को जोरदार तालियों के साथ सादर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज सबसे पहली तो मैं आप संबोधनला जेल खेती किसानी के बेरा में ये बरसात के मौसम में अनेक बड़े संख्या में आए हो। आप सब धन्ना मैं पैलगी करा था, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करा था। छत्तीसगढ़ के
हमारे बीच मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमती रेणुका सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, मंच में विराजमान जम्मू हमार बड़े बड़े नेता में और अत्यंत बड़े संख्या में आए हुए जम्मू भाई बहनी मन के ये बिलासपुर के नगरी में आपके अभिनंदन और स्वागत करत हूँ। आज जगत प्रकाश नड्डा जी के आगमन हो है। ऐसे जगत प्रकाश नड्डा जी जो प्रदेश प्रभारी के रूप में छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, शहर-शहर के दौरा करे रही थे। यहाँ के कार्यकर्ता मल्ला अभी मैं देखे नाम से संबोधित करत रही थे, सबसे व्यक्तिगत संबंध है। और सबसे बड़े बात जो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ ले जगत प्रकाश नड्डा जी कच्चा माया करते, कच्चा छत्तीसगढ़ से होकर लगाव है। मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना के शुरुआत जब स्वास्थ्य मंत्री रही है बीजापुर के जांगला गांव से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ से करवा रही थे। ऐसे जगत प्रकाश नड्डा जी आज हमारे बीच में है। आज पिछले 9 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। गांव गरीब और किसान के चिंता करके विकास के काम करत थे। आज दुनिया में भारत के मान सम्मान बढ़त है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ला भी ये कहना पड़त है कि मोदी इज द बॉस। आज दुनिया ये बात कर कहते कि आज 21वीं सदी भारत के सदी है। ये दुनिया का बोलना पड़त है। ये भारत के मान सम्मान और गौरव पिछले 9 साल नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल। आज ये दुनिया में भारत के न केवल स्वीकार्यता बढ़े है, दुनिया में भारत के मान सम्मान बढ़े। आज देश के गांव गरीब और किसान के चिंता करके विकास के काम होते और आज वही नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होए के अवसर में ये आम सभा आयोजित हुए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब और किसान के तरक्की होते, वही दूसरी तरफ राज्य में भूपेश बघेल के सरकार आज केवल और केवल घोटाला और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। ये हिंदुस्तान के राजनीति में सबले बड़े फर्जी डॉक्यूमेंट, सबले फर्जी दस्तावेज कोई है तो कांग्रेस पार्टी के 2018 में निकाले हुए वो जन घोषणा पत्र है। जिला आज एक भी वादा 36 वादा में से एक भी वादा पूरा नहीं करे है। आज छत्तीसगढ़ के जनता ठगे और लूटे के काम भूपेश बघेल के सरकार करे है। भूपेश बघेल के सरकार बिलासपुर के साथ भी उपेक्षा करत है। बिलासपुर के तरक्की के कोई काम भूपेश बघेल नहीं करे है। चाहे हवाई सेवा के विस्तार के मामला हो, राज्य कैंसर संस्थान के निर्माण के मामला हो, बिलासपुर के विकास के चिंता ये उपेक्षा भूपेश बघेल के सरकार करत है। और ये बात आज मैं आपने कहना चाहता हूँ कि आज जब हम गांव-गांव जावत हैं, गांव-गांव में जाके पूछन कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री कौन बनी तो सब एक ही नाम लेते। मैं आप सब ने पूछना चाहता हूं कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री कौन बनी? अरे जोर से बोलो। नरेंद्र मोदी जी
देश के प्रधानमंत्री बन ही ये जनता तय कर दिए है। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। मैं आप सब से कहना चाहता हूँ, जब 24 में तय है तो हम 2023 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाना है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने दोनों हाथ उठा के भारत माता के जय बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भरोसा दिलाओ कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार 2023 में छत्तीसगढ़ में बनाने से दोनों हाथ उठा के जोर से बताओ, भारत माता की, भारत माता की जय। जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं बड़े सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विकास का एक नया अध्याय लिखे, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी जिंदाबाद। आज का ये ऐतिहासिक अवसर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में ये विशाल जन समुदाय मेरे सामने दिख रहा है और जो ऊर्जा, जो उत्साह और जो ताकत दिख रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की आंधी है और भूपेश जैसे भ्रष्ट सरकार को भी उखाड़ फेंकने के लिए हम तैयार हैं। आज के इस अवसर पे मैं यहाँ मंच में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो आज मंच में बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, माननीय माथुर साहब, माननीय सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, आज भारतीय जनता पार्टी के विकास यात्रा और सबका साथ, सबका विकास, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 9 साल के इतिहास में, 9 साल के समय में देश में जो परिवर्तन आया है, मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व परिवर्तन आप देख रहे हैं। और आज मैं ये कह सकता हूँ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही है। 6 लाख गांव में सड़कों को जोड़ने का काम किया, 80 करोड़ लोगों के लिए राशन देने की व्यवस्था की। दूसरी तरफ एक भ्रष्ट सरकार भूपेश बघेल है जो घोटाले में लगा हुआ है। भूपेश बघेल ने 4.5 साल में सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटा है। अपराधगढ़ बन गया है छत्तीसगढ़, जुआ, सट्टा, अपराध। जिस प्रकार की हालत, 2000 करोड़ की शराब के घोटाले, 600 करोड़ रुपए के चावल घोटाले, कोयला घोटाला, रेत घोटाला और नरवा, गरवा, घुड़वा, पानी के नाम से 1300 करोड़ रुपया के घोटाला करने वाले भूपेश बघेल को यदि सत्ता से बदलना है तो 2 बड़ा लक्ष्य लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना है और 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करिए। मैं जानता हूं कि आप अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। मित्रों, जब जिनको सुनना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं सम्मान सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र
पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के दुधारू अध्यक्ष श्री अरुण साव जी, हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, हम सब के आदर के योग आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारी भारत सरकार में मंत्री बहन रेणुका सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, हमारे प्रभारी और हमारे वरिष्ठ नेता श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी, विष्णुदेव साय जी, धर्मलाल कौशिक जी, हमारे पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी, ननकीराम कंवर जी, गुहाराम अग्गले जी, श्रीमती गोमती साय जी, हमारी राज्यसभा की सदस्य बहन सरोज पांडे जी, पुन्नूलाल मोहले जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, मंच पर विराजमान पूर्व सांसदगण और हमारे विधायकगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बिलासपुर में एकत्र आए देवी और सज्जनों, जहां तक मेरी नजर जा रही है, मुझे सभी जगह आप सब नजर आ रहे हैं और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथ। सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सबको जय जोहार, जय जोहार। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। मित्रों, मुझे जब मैं बिलासपुर आया हूं तो मुझे अपने पुराने दिन ताजे हो जाते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जब मैं संगठन का काम करने के लिए यहां आया करता था और बिलासपुर में एक बार नहीं अनेकों बार मुझे आने का सौभाग्य मिला, ऐसी बिलासपुर के और छत्तीसगढ़ की प्रिय जनता से मिलने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और आपसे नई ऊर्जा लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी अभी आपके सामने अरुण साव जी ने और डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रदेश के बारे में कुछ तस्वीर खींची है और प्रदेश के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि यह प्रदेश एक विकास की ओर चल रहा था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, केंद्र का आशीर्वाद मिल रहा था और उसको धरती पर डॉक्टर रमन सिंह पूरी मेहनत के साथ उसको धरती पर उतार रहे थे और छत्तीसगढ़ एक विकासशील प्रदेश के रूप में खड़ा था। मित्रों, इस भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव इसलिए है कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ प्रांत बनाया। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर डाला। यह बात दीगर है कि कुछ समय कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद फिर डॉक्टर रमन सिंह ने यहां का चार्ज दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने विकास में कभी पीछे मुंह मोड़ करके नहीं देखा, विकास ही विकास होता चला गया। यह हमको ध्यान रखना। लेकिन अभी हम 9 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देश को देखा किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा, एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे बढ़ा। हमारे कांग्रेस भाई कई बार बोलते हैं आत्मनिर्भर कहां हुआ, आत्मनिर्भर कहां हुआ। हम उनको कहते हैं कि देश आत्मनिर्भर हो गया, तुम्हारा घोटाला रुक गया है, इसके चलते तुमको तकलीफ हो रही है। ये भ्रष्टाचार रोकने का काम है। मित्रों, मैं कई उदाहरण आपको बता सकता हूं आत्मनिर्भरता का।
लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी के प्रोग्राम को बनने में 25 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 साल लग गए। इस देश में जिसे हम कहते हैं हैजा, उसकी दवाई को आने में भी समय लगा। लेकिन कोरोना इस देश में आया, शताब्दी की सबसे बड़ी मार पड़ी। प्रधानमंत्री जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके देश को आत्मनिर्भर बनाया। ये है आत्मनिर्भरता की मिसाल। ये है आत्मनिर्भरता की मिसाल। आज आप लोग बैठे हैं, कोई मास्क नहीं लगाया है, सब नजदीक बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि मोदी जी ने इस देश के लोगों को 220 करोड़ डबल डोज बूस्टर लगा करके आपको सुरक्षा कवच पहनाया है। इसलिए और वो भी मुफ्त 220 करोड़ डोज दे करके आपको भी स्वस्थ रखा है और देश आत्मनिर्भरता की ओर चल पड़ा। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत ढांचे के लिए पिछले 5 सालों के अंदर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। 18 लाख करोड़। और इस वर्ष 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये हाईवे, ये रोडवे, ये एयरवे, ये रेलवे, ये एयर कनेक्टिविटी, ये अंडरब्रिज, ये ओवरब्रिज, ये एलिवेटेड रोड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मूलभूत ढांचा है, इस साल मोदी जी के द्वारा 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है और विकास के तरीके से आगे बढ़ेगा। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे देश में 54,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे पिछले 9 सालों में बनी। कितनी? 54,000 किलोमीटर। और आपके छत्तीसगढ़ में 1,890 किलोमीटर की 5 सालों में नेशनल हाईवे बनकर के तैयार हुई है। 1,890। 23 वंदे मातरम ट्रेनें चली हैं। 23 आगे 400 ट्रेनें चलने वाली है। आप बताइए, बिलासपुर से नागपुर वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है कि नहीं चल रही है? मित्रों, ये ट्रेन नहीं है, ये नए भारत के सपने को साकार करने का रास्ता है। इसको भी हमको समझना चाहिए। 9 साल पहले एक दिन में प्रतिदिन 5 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनती थी। 9 साल पहले। आज 14 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नेशनल हाईवे बन रहा है। ये विकास की कहानी है। रेल की पटरियां एक दिन में 12 किलोमीटर पर बिछाई जाती थी। 12 किलोमीटर 9 साल पहले। और आज 29 किलोमीटर रेल की पटरी प्रतिदिन बिछाई जा रही है। ये विकास की कहानी है। 70 साल में आपके यहाँ 74 एयरपोर्ट बने देश में। 70 साल में। और मोदी जी ने 9 सालों के अंदर 74 नए एयरपोर्ट बना करके दिए। ये भी हमको ध्यान में रखना है। और इसी दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो हमारे ध्यान में आता है कि 3 करोड़ 28 लाख किलोमीटर की सड़क देश में गांव को जोड़ने के लिए पक्की सड़क बनाई गई है। कितनी? 3 करोड़
ये हमारे किलोमीटर की सड़क बनी है, इसको भी हम क्षमा कीजिएगा, 3,28,000 किलोमीटर, 3,28,000 किलोमीटर की सड़क गांव को जोड़ने। हमारी सरकार आज भारत को मजबूत करना है तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान भाई, इनको मजबूत करना है। और इसको मजबूत करने के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को, और आपके तेलंगाना में 100 करोड़ की जनता को मुफ्त राशन देना, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये 80 करोड़ की जनता को दिया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ की जनता को दिया जा रहा है। इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क क्या है? इसका फर्क ये है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आज बोलता है कि भारत की गरीबी 22% से घटकर 10% से भी कम रह गई है, और अति गरीबी 1% से भी नीचे चली गई है। ये भारत खड़ा हुआ है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ मकान बने, 4 करोड़, और उसी में 14,80,000 मकान सिर्फ छत्तीसगढ़ में 14,80,000 मकान बने। मैं जब एमएलए था तो मुझे 1993 में एक साल में एक पंचायत में एक मकान मिलता था इंदिरा आवास योजना का, एक मकान। और आज मोदी जी ने 4 करोड़ मकान बना करके, 4 करोड़, यानी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का दुगना इतने तो मकान मोदी जी ने बना दिए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना। मित्रों, स्वच्छ भारत मैं याद करता हूं, आप भी याद करते होंगे, हमारी माताएं बहनें झुंड बना करके शाम को या सुबह अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए गांव में जाती थी, बाहर खेतों में जाती थी, और इनकी संख्या क्या थी? 11 करोड़ 70 लाख, यानी 12 करोड़ बहनें, और 12 करोड़ बहनें मतलब 12 करोड़ बहनों के साथ 12 करोड़ बहनों के बच्चे भी ये झुंड के झुंड अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया करते। अगर इनको किसी ने इज्जत दी और इनका घर बनाया तो वो नरेंद्र मोदी ने बना करके 12 करोड़ 11 करोड़ 70 लाख बहनों को इज्जत देने का काम किया। और उस दृष्टि से छत्तीसगढ़ में भी 34.5 लाख इज्जत घर में, मतलब छत्तीसगढ़ में भी 34.5 लाख बहनें अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया। उज्ज्वला योजना गैस का कनेक्शन 9 करोड़ 50 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन, और छत्तीसगढ़ में 35 लाख लोगों को दिया। ये 9 करोड़ का मतलब क्या होता है? 9 करोड़ का मतलब होता है कि स्विट्जरलैंड की आबादी का 10 गुना ज्यादा इतने तो गैस के कनेक्शन मोदी जी ने महिला बहनों को दे दिए। ये भी मैं आयुष्मान भारत की बात कर रहा हूं। यहां बैठे जितने लोग हैं, मैं सब जगह जाता हूं तो याद दिलाता हूं, क्योंकि उजाले का मजा तब आता है और अंधेरा याद। मैं इसलिए याद दिलाता हूं, जितने बैठे प्रधानमंत्री में, ये सब 9 साल पहले प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा करते थे, और क्या लिखते थे? ये मेरे इलाके का गरीब व्यक्ति है, इसका बाईपास होना है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, इसको वैन लगना है, इसको 1.5 लाख रुपए सैंक्शन कीजिए, इसको 2 लाख रुपए सैंक्शन कीजिए, इसको 2.5 लाख रुपए सैंक्शन कीजिए। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कभी 1.5 लाख देते थे, कभी 1.25 लाख देते थे, बाकी व्यवस्था करते थे। आज 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ 77 लाख परिवार, और जब मैं ये 10 लाख कहता हूं तो 36.5 लाख परिवार हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। 10 करोड़ 78 लाख परिवार, 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने हर साल, इन गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख
हेल्थ कवर दिया है, 5 लाख। और ये कौन लोग हैं? ये वो है गरीब लोग, रेहड़ी वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, लिफ्ट मैन, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, रैक पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, बार्बर जो बाल काटता है, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। और छत्तीसगढ़ में 36.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया। जल जीवन मिशन, हर घर में पानी पहुंचाना। आपको याद है वो तस्वीरें जब हमारी बहनें 3-3 किलोमीटर पानी लेने जाया करती थी, 3-3 किलोमीटर पानी लेने, और आज 9 करोड़ 10 लाख लोगों को पानी का कनेक्शन पहुंचा दिया है। और उसमें 22 लाख परिवारों को छत्तीसगढ़ में भी जल जीवन मिशन में पानी घर में पहुंचाया गया है। ये काम किया। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 78 लाख लोगों को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने प्रधानमंत्री मोदी जी का पहुंच रहा है। और छत्तीसगढ़ में 27 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए पहुंच रहा है। और देखिए इसकी तारीफ मोदी जी, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 78 लाख के किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाता है 15 सेकंड के अंदर। ये बदलता भारत है, ये बदला हुआ भारत है। न कोई पोस्टमैन, न कोई बैंक, कोई बिचौलिया नहीं, सीधे खाते में आपके पैसा पहुंचता है। यह स्थिति आपकी। मित्रों, मैं यहां पत्रकार बंधुओं से जरूर एक निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ चीजों को आप जान लें। सबसे पहली बात तो यह है कि जब दुनिया में कोरोना की कारण मंदी आई, जब दुनिया में यूक्रेन की लड़ाई के कारण सप्लाई चेन टूटा, तो दुनिया में आर्थिक समस्या खड़ी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकार बंधु नोट कर ले कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि अगर कोई उजाले की आशा की किरण है तो वो सिर्फ भारत है, ब्राइट स्पॉट है तो भारत है। ये बात वो कहती है। साथ ही साथ क्या कहती है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत है और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। मैं आपको ग्रोथ रेट समझाना चाहूंगा और मैं पत्रकार बंधुओं को चाहूंगा कि आप नोट कर लीजिए। और इन कांग्रेस भाइयों को जो पढ़ते लिखते कम है, न पढ़ाई जाते हैं, न दुकान से, इनको जरा पढ़ाइए, जरा जीडीपी नोट करना, जीडीपी ग्रोथ रेट नोट करना। ऑस्ट्रेलिया का विकास दर 2.2% है, जर्मनी 2.6% है, साउथ कोरिया 4.1% है, कनाडा 4.5% है, ब्राजील 4.6% है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 5.9% है, फ्रांस 6.8% है और भारत 8.7% पे खड़ा है। ये हमारा पत्रकार भाइयों नोट करना, महंगाई की चर्चा होती है। मैंने पहले कहा कोरोना आया है, दुनिया में मंदी आई है, यूक्रेन की लड़ाई हुई है, सप्लाई चेन टूटा है, सब मुसीबत में पड़े और भारत से जीव का सितारा था। फिर भी मोदी जी के बुलंद इरादे और बुलंद फैसलों के कारण आज इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, वो भी नोट कर देना। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 4.9% पर महंगाई है, फ्रांस में 5.1% पे है, यूरोप में 6.1% पे है, ऑस्ट्रेलिया में 7% पे है और भारत में 4.2% पर है। ये भारत खड़ा है। और सुनो, सबसे बड़ी बात, खाने की सामग्री में, खाद्य सामग्री में इन्फ्लेशन, महंगाई किसकी कितनी है वो भी सुन लो। इन्फ्लेशन में, फूड इन्फ्लेशन में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका
यूरोपियन यूनियन 16.41%, 16.41% की महंगाई है। स्वीडन 16.85%, यूके यूनाइटेड किंगडम 19% और पाकिस्तान 48.65% और भारत 2.9%, 2.9%। ये भारत, ये मजबूती, ये विश्वास बनना चाहिए कि किस तरीके से बुलंद राजों ने आर्थिक दृष्टि से भी विपरीत परिस्थितियों में भारत को खड़ा रखा है, वो भी हमको समझना चाहिए। आज आपको जानकर खुशी होगी, हम 9 साल बेमिसाल 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटानिया ने, जिस इंग्लैंड ने हमको 200 साल राज किया, आज भारत में जो 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था हो गया। और वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोलते हैं, समय दूर नहीं है जब भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ये राहुल गांधी है ना, ये पढ़ते लिखते नहीं है, पढ़ने लिखने में शौक नहीं है, बहुत जानते नहीं। आप बताइए भारत ने 470 एयरबस और बोइंग का ऑर्डर किया कि नहीं किया? दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन करता है? वही करता है कि देश के पॉकेट में पैसा होगा। 470 बोइंग और एयरबस मिला करके, और इसका फर्क क्या पड़ा? जो बाइडेन बोलते हैं कि हमारे 44 स्टेट में 10 लाख लोगों को नौकरी का अवसर मिलेगा। हमारे रोज रोज के लिए जो इंजन लगेगा उसके लिए ऋषि सुनक बोलते हैं इससे ब्रिटेन का भी विकास होगा और भारत को बहुत आगे निकल जाएगा। और मैक्रोन खुद हस्ताक्षर करते समय प्रधानमंत्री सब खड़े रहते हैं। ये मित्रों, हम 9 साल पहले 4 नंबर की बना रहे थे, आज हम 3 नंबर पर खड़े। ऑटोमोबाइल मार्केट में 3 नंबर पर खड़े। हमारे आगे सिर्फ 2 है, चाइना और अमेरिका, बाकी सबसे आगे भारत खड़ा है। ये भी हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो मिल्क के प्रोडक्शन में, मिल्क दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर खड़ा है। ये भी हमको जानना चाहिए। और उसी तरीके से राइस, चावल और गेहूं, इसके प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। और उसी तरीके से मछली के भी प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। और ब्लैक टी का भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो भारत है। ये आज भारत बना है, इसको आपको समझना है। मित्रों, अगर मैं यहां की बात करूं तो कौन सी ऐसी चीज है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की? बताइए। रायपुर में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये अटल जी ने दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? बिलासपुर में आपको सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए। कैंसर सेंटर दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए। नेशनल हाईवे दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए। वंदे भारत ट्रेन दी है कि नहीं दी है? आप बताइए। एयरपोर्ट का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए। अंडरपास और बाईपास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? विकास की कहानी को आप बताइए। अटल जी ने 3 यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ को दी थी कि नहीं दी? आप बताइए। विकास की दृष्टि से राजनांदगांव, सरगुजा, कोरबा, महासमुंद, कांकेर में मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया? आप बताइए कि विकास की दृष्टि से आगे चल करके भिलाई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दी कि नहीं दी? 1100 करोड़ रुपया दिया कि नहीं दिया? यहाँ पर आप लोग कभी खुशी होते हुए कि ट्रेन की डेट चलती है। आप बताइए। यहाँ छत्तीसगढ़ में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेल की लाइनों का हो गया है कि नहीं हो गया? आप बताइए कि कांकेर को पैसेंजर ट्रेन जा रही है कि नहीं जा रही है? आप बताइए।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5 बार की सड़क बने, उतना सिर्फ छत्तीसगढ़ में सड़कों को जोड़ने के लिए लगा है। ये भी आप मित्रों, आप बताइए, रायपुर विशाखापट्टनम रोड 464 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत का बड़ी योजना में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उससे विकास होगा कि नहीं होगा? छत्तीसगढ़ में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए, अंबिकापुर में और बिलासपुर में और जगदलपुर में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरीके से दिल्ली माता जी के लिए प्रचार में डोंगरगढ़ में मंदिर का रीडेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मित्रों, ये मैंने आपके सामने इसलिए बोला कि आप भी भूल जाते हैं कि मोदी जी का प्रचार कितना छत्तीसगढ़ में पहुंचा है और कैसे विकास किया जा रहा है। लेकिन मित्रों, मुझे दुख है, ये भूपेश बघेल जी कोई काम नहीं करते, आकर भ्रष्टाचार में डूबे हुए पत्रकार नहीं बात क्लोज कर रहे, आकर भ्रष्टाचार में डूबे, भ्रष्टाचारियों के बादशाह हैं। जो भ्रष्टाचारी है वो भूपेश बघेल से जुड़ा, जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो भूपेश बघेल के विचार को उसके बगैर नहीं हो रहा। राजा ईमानदार हो तो प्रजा में कहीं गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार आकर भ्रष्टाचार कर और जो अच्छे काम रमन सिंह जी ने किए थे उस पर अपना लेबल चिपका है, लेबल उस पर लेबल चिपका है। क्या चिपकाया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना बदल करके राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रकाश योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी एलईडी पथ प्रदर्शनी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना, राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना। यानी नामों को बदलने का काम यही इन्होंने किया। और अगर मैं बात करूं, कोई बोलो, कोयला घोटाला किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? पर टन 25 रुपए का इंतजाम किया है कि नहीं किया है? मैं उनकी ठीक से बता रहा हूँ, पर टन 25 रुपए का घोटाला किया है कि नहीं किया है? और कोई ट्रक बिना